स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, जो मैथमेटिशियन से गणितज्ञ थे थेल्स, सबसे प्रसिद्ध शिष्य था, यानी कौन था? जो थेल्स थे उनका सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन था? द मोस्ट फेमस डिसिपल ऑफ द मैथमेटिशियंस थेल्स वाज। तो आइए इसको हम देखते हैं। आप अपनी बुक को पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा है, थेल्स का एक सबसे प्रसिद्ध शिष्य पाइथागोरस, जो कि 572 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कौन था? पाइथागोरस। वन ऑफ द थेल्स मोस्ट फेमस पीपल वाज पाइथागोरस। तो इसमें हम आंसर लगाएंगे, वो होगा, ये देखिए उनकी तस्वीर है। ये एक बार 10th के क्वेश्चन में पूछ चुके हैं कि किसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, इसलिए ये आपके लिए सन लिख दिया गया। आप इसे एक बार टच करके जरूर चलें। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें प्रयुक्त हुई थी उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में अनुपात क्या था? द रेशियो ऑफ द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द ब्रिक्स यूज्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। तो आइए हम आपकी बुक से ये एक्सट्रैक्ट लेके आते हैं। ये देखिए, ये आपका ये लाल जो रेड कलर में जो लाइन लिखी है इनसे आंसर आ जाएगा, पर मैं चाहता हूं आप पूरा पढ़ें क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इत्यादि खुदाई से हमें ये पता चला कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता जो लगभग 3000 ईसा पूर्व की थी ने ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया था। वह एक उच्च कोटि का संगठित समाज था। शहर अत्याधुनिक रूप से विकसित थे, बड़े योजनाबद्ध तरीके से उन्हें निर्मित किया गया था। उदाहरण स्वरूप सड़कें समांतर होती थीं, यानी पैरेलल सड़कें होती थी, और भूमिगत नालियां की व्यवस्था भी थी, यानी नालियां पानी के निकास के लिए उन्होंने भूमिगत अंडरग्राउंड नालियां भी बनाई थी। तो घरों में विभिन्न प्रकार के अनेक कमरे हुआ करते थे। तो निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली जो ईंटें थी भट्टों पर पका के बनाई जाती थी, और इन ईंटों का जो अनुपात होता था वो 4, यानी 4 लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई रहता था। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आप इंग्लिश में भी इसे देख सकते हैं पूरा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी में दिया गया है। ये आपको डिटेल में इसलिए दिया गया है कि इनसे कोई बदल के कोई अन्य क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए। कि हड़प्पा की सड़कें कैसी थी? समांतर थी, अंडरग्राउंड नालियां थी, है ना। इस प्रकार से कई क्वेश्चन बदल के पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार निम्न में से नहीं, ये ध्यान रखें आप, आधार नहीं होता है। A pyramid is a solid shape whose base is not, ध्यान रखें नहीं वाला पूछा है, वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा नहीं होगा? आइए हम पहले पिरामिड की आकृतियां देखते हैं। ये देखिए, ये पिरामिड होते हैं। तो इसमें ये देखिए, ये इसका जो आधार है, आधार मतलब बेस, ये देखिए बेस है वो त्रिभुज है, यानी देखिए ट्रायंगल है। और इसका देखिए आधार, ये भी क्या, ये आधार है यानी बेस है। ये देखिए ये स्क्वायर है यानी वर्ग है, स्क्वायर। और ये देखिए एक बहुभुज है, बहुभुज जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, यानी पॉलीगन। तो हम देख रहे हैं जो पिरामिड होता है उसका आधार त्रिभुज भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, और पॉलीगन भी हो सकता है। तो इसमें उसने नहीं वाला पूछा, कौन सा नहीं हो सकता, तो हम समझ गए ये रेखा नहीं हो सकती। देखिए ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो परंतु रेखा नहीं हो सकती। तो यही इसका आंसर है। इससे पहले हम आइए पिरामिड की थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार एक त्रिभुज हो सकता है, या फिर वर्ग हो सकता है, या अन्य बहुभुज हो सकता है, और जिसके जो पार्श्व फलक होते हैं, जो लेटरल सरफेस होते हैं, जो खड़े में जो सरफेस होता है, एरिया रहता है, वो ऊपर एक ही बिंदु पर मिलने वाले त्रिभुज होते हैं। तो ये जिसके खड़े में जो एरिया दिया है, मान लीजिए ये है, तो ये सब क्या होंगे? त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल, ये खड़े वाले एरिया। तो जो पार्श्व फलक होते हैं, यानी साइड फेसेस रहते हैं और लेटरल सरफेस रहते हैं, वो कैसे होते हैं? त्रिभुज। ये देखिए सारे, ये त्रिभुज। एक क्वेश्चन से रिलेटेड आएगा, यानी कि ट्रायंगल्स रहते हैं, ट्रायंगल्स।
तो बेस कुछ भी हो सकता है, वर्ग हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, और पॉलीगन यानी कि बहुभुज भी हो सकता है। ऊपर जो खड़े में जो साइडें रहेंगी वो क्या होंगी, त्रिभुज होंगी, और वो एक बिंदु पे जाके फैलेंगी। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसने पूछा है इसका बेस, पिरामिड का जो बेस है, आधार है, वो कौन सा नहीं हो सकता। तो पिरामिड में हम देख रहे हैं त्रिभुज, वर्ग और बहुभुज हो सकते हैं, रेखा नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड ने अपनी जो प्रसिद्ध कीर्ति है, कीर्ति यानी जो भी इन्हें ग्रंथ वगैरह लिखा, उसका नाम था एलिमेंट, को कितने अध्याय में विभाजित किया। यूक्लिड है डिवाइडेड हिज फेमस बुक, यहाँ बुक जिसका नाम है क्या, एलिमेंट, इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स, किस चैप्टर में विभाजित किया। तो आइए हम डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो मिस्र का देखिए, मिस्र के थे यूक्लिड, और अलेक्जेंड्रिया के थे एक गणित शिक्षक यूक्लिड थे। उस समय तक ज्ञात गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया और एलिमेंट नामक एक ग्रंथ लिखा, अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में व्यवस्थित किया। उन्होंने एलिमेंट नाम की पुस्तक को 13 अध्यायों में डिवाइड किया। तो यहाँ पे देखिए, जो एलिमेंट इंटू 13 चैप्टर्स ही डिवाइड्स, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो 13 आएगा, 13 चैप्टर्स यानी 13 अध्यायों में, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड है, यूक्लिड इज यानी कहाँ के थे, यानी नेटिव कहाँ के थे, यानी कि निवासी कहाँ के थे। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो जैसा दिखा, देखिए मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के एक गणित शिक्षक यूक्लिड, तो ये कहाँ के थे, मिस्र के। यूक्लिड अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट द अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट, इजिप्ट। तो इसका जो आंसर है वो मिस्र है, यानी इजिप्ट है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, बाकी चीजें ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बदल के पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी मिस्र के थे, यानी मिस्रवासी कहलाए वो, यानी इजिप्ट के थे तो इजिप्टियंस कहलाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यूक्लिड की दूसरी अभिगृहित, यूक्लिड सेकंड एक्सियोम इज। तो ये 4 ऑप्शन है, आइए हम आपको याद करना, जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये एक्सियोम्स यानी अभिगृहित याद करना पड़ेंगे। तो ये पहला है और ये दूसरा है। तो इन्होंने पूछा है दूसरा अभिगृहित, सेकंड एक्सियोम कौन सा है। तो सेकंड एक्सियोम ये रहा, ये देखिए, इसे को आपको पढ़ना है। सेकंड एक्सियोम ये कहता है कि बराबरों में बराबर जोड़ा जाए, यानी कि अगर 5 लिखा है, मान लीजिए 5 5 के बराबर है, अब इसमें बराबर जोड़ना है अगर हम 2, तो ये बराबर थे पहले से ही, तो इनमें बराबर जोड़ दिया, तो जो पूर्ण आएगा, जो पूर्ण हो गया कितना आ गया, 7 7 7 आ गया। तो वो पूर्ण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये देखिए, जो पूर्ण है वो भी कैसे आ गए, इक्वल। तो सिंपल स्टेटमेंट थी, इसका मतलब ये होता है, हमने समझा दिया, जो कि ऑप्शन देखिए बी में दिया गया है। तो सेकंड एक्सियोम यानी सेकंड अभिगृहित कौन सा था, ये दूसरे नंबर के ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अभिगृहित ऐसी कल्पनाएं हैं जो एक्सियोम्स आर एजम्पशंस विच, यानी तो 2 चीजें, अभिगृहित यानी कि एक्सियोम्स और अभिधारणा यानी पोस्टुलेट्स। तो वो पूछ रहे हैं ये क्या होते हैं। तो इसको हम देखते हैं आंसर के रूप में। हम देखिए, अब 2 चीजें हैं, अभिगृहित यानी एक्सियोम और पोस्टुलेट्स यानी अभिधारणा। तो जो ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्ट रूप से सर्वव्यापी सत्य होती हैं, यानी axioms and postulates are assumptions which are obvious universal truth, they are not proved, जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे अर्थ मूव राउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ऐसे करके कई यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। तो इस प्रकार के जो कथन होते हैं, स्टेटमेंट होती हैं, वो दोनों कहलाते हैं, अभिगृहित और अभिधारणा। इनमें जो डिफरेंस होगा वो हम अभी पढ़ते हैं। ये देखिए, अब ये होते क्या है, इनको हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेंगे। यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य कथन मानने की कल्पना की। ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य थे। उन्होंने इनको 2 वर्गों में विभाजित किया। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सर्वव्यापी सत्य है, यानी अपन कहीं भी उस कथन को कहेंगे तो सब जगह वो लागू होगी, यानी सत्य होगी। तो ऐसे जो कथन थे, स्टेटमेंट थे, उनको ही उन्होंने क्या किया, कल्पनाएं कहा। तेरे 2 भागों में विभाजित किया, यानी अभिगृहित यानी एक्सियोम्स और अभिधारणा यानी पोस्टुलेट्स।
अब वो बता रहा है अभिधारणा क्या मानेंगे। अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो ऐसी यूनिवर्सल ट्रुथ यानी उनकी जो स्टेटमेंट थी उनके लिए किया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी। किससे? ज्यामिति। जो हम ज्यामिति पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, अगर कोई सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ वाली कल्पना है, स्टेटमेंट है, और वो अगर ज्योमेट्री यानी ज्यामिति से संबंधित, तो हमने उनको नाम दे दिया क्या? अभिधारणा यानी पोस्टुलेट्स। और दूसरी ओर सामान्य अवधारणाएं यानी कि ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सर्वव्यापी सत्य जिन्हें प्राय अभिगृहीत यानी एक्सियोम कहा गया, वे ऐसी कल्पनाएं थी जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से विशेष संबंध नहीं था। अब ज्यामिति से बढ़ के सभी गणित की सभी शाखाओं में हमने उस प्रकार के यूनिवर्सल ट्रुथ को यानी सर्वव्यापी सत्य को उपयोग किया अगर, तो वो सब जगह लागू होती है, यानी स्पेशली ज्यामिति तक संबंधित नहीं रह गई, तो बड़े लेवल पर हो गई है, तो इसे हमने एक्सियोम कह दिया। तो ये एक्सियोम और एक्सियोम यानी अभिगृहीत और अवधारणा यानी पोस्टुलेट में अंतर है। तो अभिधारणा क्या हो गई? जो ऐसे सर्वव्यापी सत्य या कल्पनाएं जो स्पेशली ज्यामिति से संबंधित है, ज्योमेट्री संबंधित है, उन्होंने हमने अभिधारणाएं बोला यानी पोस्टुलेट बोला। और जिनका संबंध सिर्फ ज्यामिति यानी ज्योमेट्री से ना होकर और बड़े लेवल पे हुआ यानी पूरे गणित में हुआ, तो उन्होंने हमने एक्सियोम यानी कि अभिगृहीत बोला। तो इस प्रकार जो इसका सही आंसर है वो है ए, यानी अभिगृहीत क्या होते हैं? अभिगृहीत यानी एक्सियोम गणित की सभी शाखाओं में लगते हैं, गणित की सभी शाखाओं में सर्वव्यापी सत्य होते हैं, ठीक है। और अभिगृहीत यानी एक्सियोम का तो ये हो गया सभी शाखाओं में लगेंगे गणित की, पर जो अवधारणा थी वो ज्यामिति में ही लगती थी। तो ये अंतर है अभिधारणा है और अभिगृहीत में यानी एक्सियोम और पोस्टुलेट में, इसलिए इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जाह्नवी की आयु वही है जो अभिषेक की है, यानी जाह्नवी और अभिषेक की आयु सेम है, बराबर बराबर है। मालती की आयु अभिषेक के बराबर है। तो यूक्लिड की अभिगृहीत बताएं जो मालती और जाह्नवी की आयु में संबंध स्पष्ट करती है। तो आइए आपको यूक्लिड की अभिगृहीत देखते हैं। अभिगृहीत का मतलब एक्सियोम्स। तो कौन सा वाला फिट हो रहा है? देखिए पहला देखें, हाँ, तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो आपस में बराबर होती हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये देखिए, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये भी एक्स के बराबर है, ये भी एक्स के बराबर है, ये भी एक्स के बराबर है। तो देखिए जो बहुत सारी चीजें थी, ये देखिए वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है, ये तीनों वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर है, तो ये आपस में भी कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। ए बराबर बी, बी बराबर सी। तो ऐसे ही इसमें हमने वो पूछ रहे हैं कौन सा अभिगृहीत या एक्सियोम लागू हो रहा है इसमें। तो जाह्नवी की आयु के अभिषेक के बराबर है, तो ये देखिए जाह्नवी की आयु किसके बराबर है? अभिषेक की आयु के। फिर वो कह रहा है मालती की आयु भी किसके बराबर है? देखिए मालती की आयु भी देखिए यहां लिखा है अभिषेक के बराबर है, अभिषेक के बराबर है। तो देखिए दो अलग अलग वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर है, तो ये आपस में भी कैसी हो जाएंगी? बराबर। जाह्नवी और मालती इन दोनों की आयु भी कैसे हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो इसमें कौन सा लग रहा है भाई अभिगृहीत? पहला अभिगृहीत यूज हो रहा है, इसलिए इसमें जो आंसर है वो पहला ही हमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा। इसलिए किसमें ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में दिया गया है फर्स्ट। ये पूछ रहे थे कौन सा अप्लाई हो रहा है इस कंडीशन में, तो हमने बता दिया ढूंढ के कि ए वाला ऑप्शन अप्लाई हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक बिंदु की विमाओं की संख्या है द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ अ पॉइंट इज। तो देखिए अगर एक आयत लूं यानी रेक्टेंगल लूं, तो इसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो इसकी दो विमा हो गई, 2 डायमेंशन, ठीक है। इस प्रकार ऐसे ही जब आयतन वाली बात होती है उसमें लंबाई चौड़ाई, यानी कमरे की बात करें तो लंबाई भी होती है, लेंथ भी होती है, चौड़ाई भी होती है, यानी पृथ्वी होती है, और हाइट यानी ऊंचाई भी होती है। तो ये पूछ रहे हैं कि पॉइंट, ये कोई पॉइंट बना दिया मैंने पॉइंट पी, तो उसकी विमाएं कितनी होती हैं? विमाएं में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एटसेट्रा।
तो इसकी विमाएं क्या होती हैं, कितनी होती हैं, तो ये पूछा जा रहा है। तो आइए हम बुक का ये स्टेटमेंट ले लेंगे जो यूक्लिड ने बताया है अपना। ये देखिए, एक ठोस 3 विमाएं होती हैं ठोस की। मान लो एक क्यूब है आपके पास, क्यूब जो पासा पैक्ड है वो, तो उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। तो उसकी 3 विमाएं होती हैं। एक पृष्ठ होता है, पृष्ठ का उदाहरण ये ले लिया, तो इसमें 2 विमाएं होती हैं। एक रेखा की 1 विमा होती है। मान लो कोई एक रेखा ले लेंगे अगर ऐसे, तो इसकी 1 विमा आएगी, 1 डायमेंशन। अब वो कह रहे हैं एक बिंदु की कोई विमा नहीं होती, कोई विमा नहीं होती, इसका मतलब विमा कितनी हो गई, 0। तो पॉइंट हैज नो डायमेंशन, नो डायमेंशन का मतलब 0। तो इसमें जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए में आएगा अपना। और जानकारी देख लेते हैं। यूक्लिड ने इन कथनों को संक्षिप्त रूप में परिभाषाओं के रूप में प्रस्तुत किया कि एक बिंदु वह है जिसके कोई भाग नहीं होता, यानी कोई भाग नहीं होता, ना लंबाई होती, ना चौड़ाई ना होती, ना ऊंचाई होती। तो यही इसका वो है। यूक्लिड समराइज दिस इंस्ट्रूमेंट in the form of definitions. A point is one that has no part. तो इसका मतलब जो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए आएगा, जिसकी कोई विमा नहीं होती, पॉइंट में ना लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना ऊंचाई होगी। ऐसा यूक्लिड के अनुसार ही हमें आंसर देना है, क्योंकि यूक्लिड का ही चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक पिरामिड के जो पार्श्व फलक होते हैं, पार्श्व यानी खड़े हुए वाले फलक, तो लेटरल फेसेस ऑफ अ पिरामिड आर। तो आइए हम पिरामिड को देख लेते हैं। ये मैंने आपको पहले समझाया था। ये देखिए पिरामिड का, ये तो इसके बेस हो गए। बेस मतलब आधार, आधार। इसमें भी ये क्या है, आधार, इट मीन्स बेस। ये भी है आधार, यानी कि बेस। अब इन्होंने पूछे ये खड़े वाले, ये खड़े वाले, इसको बोलते हैं पार्श्व फलक, यानी कि लेटरल फेस, लेटरल फेसेस। तो ये देखिए लेटरल फेसेस, ये तो इसमें भी देख सकते हैं हम, इसमें भी देखें अगर जो साइड के खड़े हुए फेस हैं वो सब देखिए आप ट्रायंगल है, त्रिभुज है। तो ये क्या है, त्रिभुज, यानी ट्रायंगल। देखिए, और बेस जो आधार है, जमीन है इसकी, इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज है, यानी कि ट्रायंगल है। आधार, आधार का नहीं पूछा, ध्यान रखें। ये क्या है, वर्ग, इट मीन्स स्क्वायर। इसमें बहुभुज, ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था, यानी पॉलीगन। तो इस प्रकार आधार के बारे में नहीं पूछा है, ध्यान रखें, क्योंकि आधार पिरामिड के अलग अलग होते हैं। त्रिभुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, यानी स्क्वायर भी हो सकता है, पॉलीगन बहुभुज भी हो सकता है। यहाँ देखें, ये ध्यान देना है, हमें पार्श्व फलक पूछे, यानी खड़े वाले फलक, फेसेस, खड़े वाले। तो खड़े वाले सब में, कोई भी पिरामिड हो उसमें खड़े वाले जो फलक होंगे, फेसेस होंगे, वो ट्रायंगल होंगे। चलिए, तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, जो कि सही है। इसका मतलब सारे जो लेटरल सरफेस है, खड़े हुए सरफेस हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो वो सब कैसे हैं, त्रिभुज होंगे। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब एक क्वेश्चन दिया है हमें, ये देखिए, ये एक सवाल था। तो आइए इसको स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। देखिए, वो कह रहे हैं इस कथन को स्पष्ट करने वाला अभिक्रित, यानी एक्सियोम, द एक्सियोम दैट एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इन 7 एक्सियोम में से, 7 अभिक्रित में से, यानी एक्सियोम में से कौन सा इसमें फिट हो रहा है। तो आपको इसको उतार के दिखाते हैं पहले। ये देखिए, a + b = 8। तो इसमें क्या हुआ है, देखिए अब ये चीज इसमें चेंज हो गई। तो इसका मतलब दोनों तरफ देखिए उसने x ऐड कर दिया है। ये दोनों चीजें कैसी हैं, देखिए बराबर है पहले से ही। ये कैसी हैं, बराबर। तो इसमें हमें क्या करेगा, ये वाला सेकंड वाला लगाया गया है। देखिए सेकंड वाला, देखिए बराबरों में बराबर जोड़ा जाए, तो कितना जोड़ दिया, देखिए जोड़ दिया x। ये देखिए, तो जो पहले से चीजें बराबर थी, ये उनमें बराबर जोड़ दिया, तो होल भी बराबर होता है। तो इसका मतलब आप फिर समझ लीजिए, a + b = 8 था। अब उसमें क्या किया, ये देखिए
इसमें x जोड़ दिया और इधर भी x जोड़ दिया। तो इसमें जो चेंज आया उसमें क्या हुआ, स्टेटमेंट कौन सी लग रही है, सेकंड स्टेटमेंट लग रही है। यदि बराबर और में बराबर को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। तो ऐसे हमें कौन सी कंडीशन लगती हुई दिख रही है, इसमें अभिक्रियता यानी कि एक्जियोम में कौन सा लग रहा है, एक्जियोम सेकंड एक्जियोम लग रहा है, दूसरा एक्जियोम लग रहा है। इसलिए इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन बी में दिया गया है, दूसरा अभिक्रियत नहीं दूसरा एक्जियोम लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में घरेलू पूजा कार्य में प्रयोग की जाने वाली वेदियों के आकार होते थे। वेदी मतलब जो हवन कुंड टाइप का होता है ना, हवन जिसमें हम अपने पूजा पाठ में यूज करते हैं। तो प्राचीन भारत में, प्राचीन मतलब एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट इंडिया में कैसे घरेलू पूजा में अपन उपयोग करते थे, किस प्रकार के। इन एंशिएंट इंडिया द शेप ऑफ अल्टर्स यूज्ड फॉर डोमेस्टिक वर्शिप वर। तो आइए हम किताब की डिटेल ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लियर ये जो रेड में दिया है वो इसका आंसर है, पर मैं चाहूंगा आप पूरा पढ़ें जिससे आपकी नॉलेज थोड़ी इंक्रीज हो। वैदिक काल में ज्यामिति का उद्गम यानी ज्यामिति कैसे उत्पन्न हुई, तो वैदिक काल में उद्गम पूजा की वजह से हुआ। वैदिक पूजा के लिए आवश्यक भिन्न भिन्न प्रकार की वेदियों और अग्निकुंडों के निर्माण कार्य से हुआ। यानी हम इंडिया में हम मानते हैं कि भाई पूजा पाठ से ही ज्यामिति की हमारी जरूरत पड़ी तो उसका उद्गम हुआ। पवित्र अग्नियों को अधिक प्रभावशाली साधक होने के लिए उनके स्थान, उनके आकारों और क्षेत्रफलों के बारे में स्पष्ट रूप से निर्धारित अनुदेशों के अनुसार होते थे। जो वेदियां बनाई जाती थी वो भाई किस आकार कितने कहाँ बनानी है, कितने आकार की बनानी, लंबाई चौड़ाई की बनानी है, ऐसे इस प्रकार से अनुसार बनाई जाती थी। तो घरेलू धार्मिक क्रियाओं के लिए वर्गाकार और वृत्ताकार, वर्गाकार यानी मान लो ऐसे, ठीक है, और वृत्ताकार ऐसे हवन कुंड बनते थे। जो वेदियां हैं वो बनती थी, वृत्ताकार वेदियों का प्रयोग किया जाता था। तो स्क्वायर एंड सर्कुलर अल्टर्स वर यूज्ड फॉर हाउस होल्ड रिचुअल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो हमें इन्हीं रेड वाली लाइन से मिल जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, वर्ग और वृत्त के प्रकार के हमारे ये बनते थे, वेदियां बनती थी। चलिए, तो आपको इस प्रकार के जो टॉपिक हैं फिफ्थ चैप्टर में वो आपको डिटेल में लाइनों को पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।